नमस्कार। अगला टॉपिक है आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमें मेनली फेफड़ों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक इमेज बनाई है। पहले हम एक्चुअल इमेज नेट से देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसमें आते हैं। ठीक है, इमेज से पहले समझ लेते हैं कैसा क्या हो रहा है, उसके बाद अपन देखेंगे कि बाकी काम कैसे करता है। तो आपको इस टॉपिक में भी यही करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेने हैं, एमसीक्यू लगाना है, भूल चूक माफ करनी है और इस चैनल के बाकी वीडियो भी देखना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे एक और पाइप होती है, वो यहाँ पे बनी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो। तो होता क्या है, ये आपकी विंड पाइप जो होती है ना, विंड पाइप। ठीक है, इसमें नाम अच्छा लिखा नहीं है, ये आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, ये जो आपकी विंड पाइप है ना, ये आपकी खाने वाली पाइप है, ये खाने वाली पाइप है। ये आपकी विंड पाइप है, यहाँ से आप सांस लेते हैं तो हवा जाती है। ठीक है, और ये जो आपका, ये इसको ढक लेता है। ठीक है, आप ये देखो, ये जो है इसको ट्रैकिया कहते हैं। नाम याद रखना, ठीक है, नाम याद रखना। विंड पाइप का ही दूसरा नाम क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। ये जो ट्रैकिया रहता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ब्रोंकी में। ठीक है, ये दो पार्ट में आपकी डिवाइड हो जाती है। तो ये हो गया आपका ट्रैकिया। ये आगे आके दो पार्ट में, एक राइट वाले में जाएगी, एक लेफ्ट वाले फेफड़े में जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, यानी फर्स्ट टाइम डिवाइड हो रही है ना, इसलिए इसको प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। आगे जाके ये और छोटे छोटे जो आपके जैसे पेड़ों में शाखाएं होती है ना, ये और एकदम छोटे 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 डिवाइड हो जाती है। और ये देखो, ये ना ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं ना, ये फिर डिवाइड हो गई, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड होते होते सबसे लास्ट में, एकदम लास्ट में आपका ये अंगूर के दाने के जैसा होगा, है ना। बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो, ये अंगूर के दाने के जैसा है, इसको एल्वियोलाई कहते हैं, ये अंगूर के दाने के जैसा। तो ये जो ब्रांच है ना, ये एकदम लास्ट में इसके क्या होता है, ये अंगूर के दाने के जैसी संरचना पाई जाती है ना। ये इसको एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी एल्वियोलाई से आपकी जो नसें होती हैं, जो खून लाती रह जाती है ना, ये जुड़ी रहती हैं। तो जब आप सांस लेते हो, यहाँ से हवा जाती है, हवा फिर जाएगी ऐसे इसके अंदर जाएगी, फिर ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के अंदर जाएगी, और इन ब्रांचेस के सबसे लास्ट में ये अंगूर के दाने के जैसा एल्वियोलाई है। तो हवा सबसे लास्ट में इनमें आएगी। ठीक है, और इनमें आके ये जो आपकी ब्लड की वेसल्स हैं, यहाँ से ये क्या करेगी, ऑक्सीजन जो है आपकी ब्लड की वेसल में डालेगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले लेगी। ठीक है ना, सबसे लास्ट वाला पार्ट को क्या कहलाता है, एल्वियोलाई कहलाता है। ठीक है, हिंदी में देखते हैं इसको क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। तो आप ये चीज समझ में आ गई आपके। ये ट्रैकिया कहलाती है, ये ब्रोंकी कहलाती है। ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंकी आगे चल के और डिवाइड होती है, सेकेंडरी फिर टर्शियरी, ऐसे डिवाइड होते रहती है। और सबसे लास्ट में आपका ये जो होता है, ये एल्वियोलाई होता है, अंगूर के दाने या गुब्बारे जैसी संरचना। ठीक है, ये आप एक इमेज और देख लो, ये अंगूर के दाने के जैसा दिख रही है, अंगूर के दाने के जैसा। ये एकदम लास्ट में, यहीं से आपकी जो ब्लड की कैपिलरीज होती है ना, रक्त कोशिकाएं, केशिकाएं, है ना, ये यहाँ से जुड़े रहती है और यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, समझ तो आ गया होगा इतने में। ठीक है, और ये नीचे जो होता है, ये आपका डायाफ्राम होता है। जब आप सांस लेते हो तो ये नीचे की तरफ जाता है, सांस छोड़ते हो तो ऊपर की तरफ आता है। तो ये फेफड़ा हो गया, ये आपका डायाफ्राम हो गया, है ना। ये आपका ट्रैकिया हो गया। फिर ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, ब्रोंकी जिसे कहते हैं। उसके बाद ये और पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ब्रोंकियोलिस कहते हैं, है ना। ये छोटे छोटे और पार्ट ब्रोंकियोलिस, और सबसे लास्ट में आपका एल्वियोलाई, ये अंगूर के दाने के जैसा एल्वियोलाई होता है। यहीं से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इमेज। अब अपन देख लेते हैं इसका थ्योरी वाला पार्ट। वही इमेज मैंने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है, डिवाइड हो जाता है, फिर आगे और डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोलिस में डिवाइड होता है। वो उसमें नहीं था। ये जो एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसे प्लूरा कहते हैं, ये झिल्ली होती है जो फेफड़ों की रक्षा करती है बाहरी आघात से। और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल द्रव कहते हैं, है ना। प्लूरल द्रव यहाँ से होता है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आपका डायाफ्राम होता है। ठीक है, तो ये इमेज आप एक दो बार देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका श्वसन तंत्र काम कैसे करता है। ठीक है, ये फेरिंग्स वेरिंग्स से मैंने आपको बता दिया है, खाने की नली। और एक ग्लोटिस क्या करता है, ये बंद करने का काम करता है, दोनों को अलग अलग, ताकि खाने की जगह में हवा ना चला जाए, हवा की जगह में खाना ना चला जाए, उसका काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा चोरी देख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप सांस लेते हो, जैसे ये नाक है, ठीक है, आपने सांस ली,
सांस के बाद आपके फेफड़े में हवा गई, यहाँ ऑक्सीजन गई, और ऑक्सीजन में मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई होता है, और एल्वियोलाई से जुड़ी रहती है आपकी जो रक्त को यानी खून को जो लाती ले जाती है ना, जो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो जुड़ी रहती हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ से आपका ऑक्सीजन जाएगा उन कैपिलरीज से ब्लड के थ्रू आपकी कोशिकाओं में जाएगा, बॉडी के मतलब अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। कोशिका इकाई होती है ना, यूनिट होती है, ठीक है। तो कोशिकाओं में यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा कहाँ से, फेफड़ों से, ठीक है। तो फेफड़े से ऑक्सीजन गया, और जो आपकी छोटी आंत है जहाँ भोजन का पाचन होता है, तो वहां से क्या जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आया, ये दोनों मिल गए। तो इन दोनों के मिलने से, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से, ठीक है, यही मैंने वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये ब्लड के थ्रू, है ना, छोटी आंत से ब्लड में ग्लूकोज जाता है, ठीक है ना, और फेफड़ों से ब्लड में ऑक्सीजन जाता है। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। अब ये ब्लड आपकी कोशिका यानी सेल में जाएगा, तो सेल को आपका ऑक्सीजन भी मिल गया, ग्लूकोज भी मिल गया, ठीक है। तो वहां पे बर्निंग होती है, ग्लूकोज की बर्निंग होती है, ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये निकलता है। इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी। इसको आप ऐसा समझ लो कि जैसे बाइक के चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक है ना। जब आप बाइक चलाते हो तो पेट्रोल डलवाते हो, पेट्रोल पंप में डलवा के, या कोई बड़ी मोटर चला रहे हो तो डीजल डलवाते हो, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो गई, एनर्जी का सोर्स हो गया। बाइक को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वैसे ही कोशिकाओं को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कैसे निकलती है, जब ग्लूकोज जलता है, बर्न होता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तब क्या निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वेस्ट है, इसका यूज नहीं है। उसके अलावा एटीपी निकलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी है। तो इसको जो आपकी कोशिका है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्टोर करके रखता है, ताकि सेल को जब भी एनर्जी की यूज हो तो ये रिलीज करता रहे, ठीक है। तो ऐसा समझो इसको, एटीपी एनर्जी करेंसी है कोशिका को काम करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो कहाँ से मिलता है, जब ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहाँ कहाँ से ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज आपको छोटी आंत से मिलेगा जब आपका भोजन का पाचन होगा, और ऑक्सीजन आपको फेफड़े से मिलेगा, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको तो बोलते हैं वायवीय श्वसन, या हिंदी इंग्लिश में से कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा। एक आपका श्वसन होता है जो बिना ऑक्सीजन के होता है, इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में आपको, ठीक है ना। तो आपका एक जो यीस्ट होता है, जो कवक होता है, वो जो सांस लेता है उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एथेनॉल, या इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो देखो, श्वसन के प्रकार देख लेते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन, या इसको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या वायवी श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो अवायवी श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, बिना ऑक्सीजन के होता है, इतना समझो, ठीक है। तो मनुष्यों में, जानवरों में, जो कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ज्यादातर मैक्सिमम, है ना, ऑक्सी श्वसन ही होता है, ठीक है। तो ये लिखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुकोशिकीय जीवों में, मल्टी सेलुलर, यानी हम हो गए, जानवर हो गए, ठीक है ना। और इसी का एक दूसरा नाम है क्रैब साइकिल या क्रैब चक्र। और ये कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। ये आप मान लो आपका सेल है, उसका ये केंद्रक है, और सेल में आपका ये यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हिंदी में सूत्र कणिका भी कहते हैं, ठीक है। सेल में अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा रहता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, ये कोशिका द्रव्य भरा है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका ये ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज जलता है, फिर एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, यहीं पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको याद रखना है। जो ऑक्सी श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जब ऑक्सी श्वसन एक बार होता है तो उससे कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एटीपी के 36 निकलते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एटीपी के 36, है ना। यानी ये समझ लो कि 36 लीटर पेट्रोल निकला, ऐसा समझ लो कि 36 लीटर पेट्रोल निकला, ठीक है ना। तो 36 एटीपी के अणु निकलते हैं, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो ऑक्सी श्वसन में ज्यादा ऊर्जा निकलती है और अनऑक्सी श्वसन में कम ऊर्जा निकलती है। और उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, अंतिम उत्पाद, ये मैंने आपको बताया था, बाई प्रोडक्ट CO2 होता है और एटीपी होता है, ठीक है। CO2 होता है, एटीपी होता है, और थोड़ा सा वाटर होता है। अब आ जाते हैं आपका अवायवी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में। तो ये जो होता है, ये एक कोशिकीय, जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु हो गया आपका, कवक हो गया, या साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, मैंने सबके नाम लिखे यहाँ पे। इनमें जो होता है वो
अवायवीय श्वसन यानी बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन होता है, ठीक है ना। और बिना ऑक्सीजन वाले श्वसन में कम ऊर्जा निकलती है। वहां पे 36 एटीपी निकल रही थी, यहाँ पे 36 एटीपी निकल रही है। इसमें केवल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल निकलते हैं और इनमें जो अंतिम उत्पाद जो होता है, बाई प्रोडक्ट जो होता है, वो CO2 होता है और CO2 के साथ या तो लैक्टिक अम्ल निकलेगा या फिर एथेनॉल निकलेगा, ठीक है। मतलब किसी किसी जीव में लैक्टिक अम्ल निकलता है, किसी किसी जीव में एथेनॉल निकलता है, ठीक है। और यीस्ट में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ कवक में CO2 के साथ एथेनॉल निकलता है, लैक्टिक एसिड नहीं निकलता, क्या निकलता है, एथेनॉल निकलता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहाँ पे होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। ये कोशिका, ये आपकी पूरी कोशिका है, ये पूरी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे होता है वायवीय श्वसन और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे होता है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, ठीक है ना। और ऑक्सी श्वसन को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं, और अनऑक्सी श्वसन को ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहते हैं। इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। EMP ये वैज्ञानिकों के नाम है, ई से ये कुछ है, पता नहीं मुझे कौन से वैज्ञानिक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। EMP पाथवे कहते हैं, इतना याद रख लो, ठीक है। ई से और M से और P से वैज्ञानिकों के नाम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। हमारी बॉडी में कई बार अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन भी होता है हमारे सेल्स में। उससे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यानी कई बार मान लो ऐसा होता है ना कि आपने बहुत ज्यादा कसरत कर ली, ठीक है ना, तब हो सकता है। या कई बार हम एक ही पोजीशन में बैठे रह गए, ठीक है, उससे भी कई बार होता है। तो उससे क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और यही लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ठीक है ना। तो मांसपेशियों में कभी कभी अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और उससे मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। और टोटल कितनी ऊर्जा, कोशिकीय श्वसन, वायवीय और अवायवीय, तो वायवीय में 36 एटीपी निकलता है, ऑक्सी श्वसन में 36 एटीपी के मॉलिक्यूल निकलते हैं और अवायवीय में 2 एटीपी निकलते हैं। तो 36 और 2 कितना हो गया, 38 हो गया, तो टोटल 38 एटीपी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। जो आपके हेल्दी फेफड़े रहते हैं उनका रंग गुलाबी होता है। सिगरेट आप पीते हैं तो आपके फेफड़ों में टार जम जाता है और टार के कारण आपके फेफड़े जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। एक होता है ब्लैक लंग डिसीज, ये सीमेंट उद्योग में जो काम करते हैं उनको हो जाता है। एक होता है व्हाइट लंग डिसीज, ये आपके जो कपास जो और कागज उद्योग जो होता है उसमें काम करने वालों को होता है। ये मेरे चैनल का ऐड है, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट है। फेफड़ों के चारों तरफ की जो झिल्ली मैंने आपको दिखाया था फेफड़ों की रक्षा करने के लिए, उसे प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर जो तरल भरा रहता है उसे प्लूरल लिक्विड या प्लूरल तरल कहते हैं, ठीक है। नाक में जो आपके बाल होते हैं सिलिया कहते हैं, सिलिया। ये क्या करते हैं, ये छानने का काम करते हैं कि अगर कोई धूल के कण वगैरह आ जाए तो आपके फेफड़ों में ना जा पाए, वो काम करते हैं, ठीक है। नाक के छिद्र को नॉस्ट्रिल कहते हैं या नासा छिद्र कहते हैं। फेरिंक्स, ये सब ट्रैकिया मैंने आपको ऊपर बता दिया ना, ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है, यहाँ से हवा आपके अंदर जाती है। उसके अलावा ये देखो लैरिंक्स, लैरिंक्स क्या होता है, आप जो बोलते, मैं इसको आपको फोटो में दिखा देता हूँ लैरिंक्स को। ये देखो इमेज देख लो, ये देखो लैरिंक्स जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो क्या लिखा है, योर लैरिंक्स इज अ होलो ट्यूब इन द मिडिल ऑफ योर नेक जस्ट अबव योर ट्रैकिया विंड पाइप एंड बिहाइंड योर ईसोफेगस। तो ये इमेज देख लो, इमेज से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये लैरिंक्स वाला पार्ट होता है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है ना। और ये ट्रैकिया है आपका, है ना, यहाँ से हवा जाती है, ठीक है। और ये ईसोफेगस है, यहाँ से खाना जाता है, ठीक है, यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से हवा जाती है। तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर होता है ये लैरिंक्स, ये पीला कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये लैरिंक्स होता है। और इसी लैरिंक्स में ऊपर यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड होती है, ठीक है ना, ये वोकल कॉर्ड होती है। तो आप सिर्फ ये देख लो कि कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर होता है ना लैरिंक्स। और इसी यहाँ पे लैरिंक्स में यहाँ पे वोकल कॉर्ड होती है जो आपके बोलने में सहायता करती है ना। यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें घुसोगे तो फिर ये तो फिर बहुत ज्यादा है ना, तो उतना आता नहीं है एग्जाम में, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। सिर्फ देख लो कि ये होती कहाँ पे, ठीक है। ये लैरिंक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ट्रैकिया से वायु अंदर जाएगी, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं ट्रैकिया को। लैरिंक्स स्वर यंत्र भी कहते हैं इसे। इसके ऊपर वोकल बॉक्स होता है, ये ट्रैकिया पे स्थित होता है, ठीक है। वोकल बॉक्स में कार्टिलेज की बनी मसल होती है जिसमें कंपन होने से आप बोल सकते हैं, ठीक है। और जब ट्रैकिया पहली बार 2 पार्ट में डिवाइड होती है उसे ब्रोंकी कहते हैं ना। जो इमेज में मैंने आपको दिखाया था ना, ऊपर से ट्रैकिया आती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट वाले फेफड़े में जाती है, एक राइट वाले फेफड़े में जाती है, ठीक है। तो पहली बार जब डिवाइड होती है उसे ब्रोंकी कहते हैं। बाद में और डिवाइड होती है तो ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और एकदम लास्ट में जाएगी तो वो जो अंगूर के दाने जैसी संरचना आपने देखी होगी, गोल गोल गुब्बारे जैसी, तो वो एल्वियोलाई
होती है, ठीक है। तो पहले ट्रैकिया होती है, फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है ब्रोंकी, फिर और पार्ट्स में डिवाइड होती है तो ब्रोंकियोल्स, और एकदम लास्ट में आपकी एल्वियोलाई, जिसे हिंदी में कूपिका कहते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई कूपिका फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, इसे फेफड़े की कोशिका भी कहते हैं। अंगूर के समान या गुब्बारे के समान होती है, करोड़ों में होती है ना, करोड़ में होती है, और यही करती है गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज करती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। और किस प्रक्रिया के द्वारा करती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा। विसरण की क्रिया क्या होती है, जब कोई जो एक पदार्थ होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, कि जहां पे अगर किसी चीज का कंसंट्रेशन हाई है और कोई एक चीज खोल दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लो आपकी जो पानी की टंकी है, अब पानी की टंकी में पानी एकदम फुल भरा हुआ है, जो आप नल खोलते हो तो पानी गिरने लगता है ना, क्यों? क्योंकि पानी की टंकी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं वहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। और जब आप नल खोलते हैं तो टंकी के बाहर कंसंट्रेशन कम है, टंकी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जब आप नल खोलते हो तो हाई कंसंट्रेशन यानी टंकी के अंदर से पानी जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो आप टर्म याद रखो कि गैसों का आदान प्रदान कौन करती है, एल्वियोलाई कूपिकाएं करती हैं, और किस प्रक्रिया के द्वारा करती हैं, डिफ्यूजन के द्वारा करती है, ठीक है। ऑक्सीजन जाती है आपके ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के वापस इसमें आ जाती है, ठीक है। तो कूपिकाओं के चारों ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो केवल ऑक्सीजन को जाने देती है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है, जब आप सांस लेते हो तो ये कूपिकाएं एल्वियोलाई है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है आपकी यहाँ पे खून की जो नलिकाएं होती है वहां पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ से सांस लेते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन जब मतलब सांस लेते हो तो खाली ऑक्सीजन नहीं लेते, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी सांस में लेते हैं अपन, नाइट्रोजन भी सांस में लेते हैं, लेकिन मेनली ये जो है ना, ये ऑक्सीजन को जाने देती है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक ये आ जाता है कई बार कि एक बार सांस में कितनी वायु ले सकते हैं, तो 500 ml ले सकते हैं। इस 500 ml को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, और इसको किससे नापते हैं, स्पायरोमीटर से नापते हैं, और इसकी जांच को स्पायरोमेट्री कहते हैं, ठीक है, कि एक सांस में आप कितनी वायु ले सकते हो, तो 500 ml। और ये कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट कि कौन सा जीव किससे सांस लेता है, तो मनुष्य का तो पता ही, फेफड़े से सांस लेती है। मछली जो रहती है गिल्स से सांस लेती है, जिसे गलफड़े कहते हैं। पौधे किससे सांस लेते हैं, तो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। वात रंध्र है ना, रंध्र, रंध्र, वात मतलब वायु, रंध्र मतलब छेद, ठीक है। तो पत्तियों में छोटे छोटे एकदम छेद होते हैं, उससे पौधे सांस लेते हैं, वात रंध्र जिसे कहते हैं, स्टोमेटा। और मेढक जो कि पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, ठीक है, तो मेढक जब पानी में रहता है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है, और पानी के बाहर जब रहता है तो फेफड़े से सांस लेता है, ठीक है। तो ये श्वसन तंत्र के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अलग से आपको जो भी मिलेंगे तो इसमें ऐड कर लेना, और एमसीक्यू जरूर लगाना इसमें, ठीक है ना। और मेरे चैनल के बाकी वीडियो भी आप जरूर देखना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में।